हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं जीके की सीरीज के बारे में। तो देखिए, हम जीके के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी भर्ती परीक्षा में आप बैठ जाइए, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, एनटीपीसी हो, या आरओ एआरओ हो, या यूपीपीसीएस हो। ठीक है, किसी में बैठ जाइए, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, और पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसकी हम बात करते हैं। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है हिमा दास। दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति की यदि मैं बात करूं तो विद्या देवी भंडारी हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माजुली द्वीप। और ये भारत देश में पड़ता है, असम राज्य में, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो देशों में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं आपके भारत में, यानी ट्रैक्टर बाजार। ट्रैक्टर मतलब जो ट्रैक्टर होता है ना, खेती के लिए, कृषि कार्य में जो यूज किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो विश्व के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झरना है वो है आपका एंजिल, यानी एंजिल जलप्रपात। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है और ये किस देश में स्थित है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कह रखा है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है आपका सहारा, मतलब रेगिस्तान का मतलब है मरुस्थल, जो अफ्रीका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है आपके अपने हमारे भारत में, और वह लेह और मनाली जो मार्ग है वही विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 में कह रखा है कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी अन्य देशों से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? मतलब जनसंख्या नहीं बतानी है, जनसंख्या घनत्व बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीनलैंड। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। वहीं जापान की यदि हम बात करें तो टोक्यो, और भूटान की क्या है, थिम्पू, और चीन की बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मतलब जो हंगरी देश है उसकी जो मुद्रा है वो क्या है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसकी हो जाएगी फॉरेंट, यानी हंगेरियन फॉरेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये कह रखा 14 में इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? यानी जो ओमान देश है इसकी राजधानी क्या है, ये हमसे पूछा है। तो मस्कट ओमान की राजधानी है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है कुछ मतलब जो है देश दिए हैं और उनकी मुद्रा दी है, ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। मतलब 3 सही सुमेलित है, कोई एक है चौथा जो सुमेलित नहीं है, वही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम। देखिए, जापान की मुद्रा येन ठीक है, कंबोडिया की वॉन नहीं है, ये ही गलत है। जो बी ऑप्शन है ये ही गलत है। बाकी मंगोलिया तुगरिक, श्रीलंका की रुपया ठीक है। लेबनान देश की राजधानी है,
तो लेबनान देश की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर बी आपका बेरूत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रखा है कि कीनिया की मुद्रा क्या है। जो कीनिया देश है इसकी मुद्रा है आपकी शिलिंग। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो जो दक्षिण अफ्रीका देश है इसकी मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी रैंड। आगे बात कर रहे हैं निम्न में से किस स्थान में झुकी हुई मीनार है। मतलब झुकी हुई मीनार उसे बोलते हैं पीसा की मीनार, और पीसा की मीनार कहाँ पर है, ये पीसा में ही है। वेटिकन सिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो वेटिकन सिटी को पोप की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस प्रकार है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का स्मारक है। तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यूएसए अमेरिका में है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो विश्व का चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी क्यूबा को। सफेद हाथियों की भूमि की संज्ञा किसे दी जाती है। जो थाईलैंड है यहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सफेद हाथियों की भूमि या देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो भूटान को कहा जाता है। ठीक है, देखो बार, हाँ देखिए अभी मात्र 6 मिनट हुए और 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, हाँ आप चाहें RO ARO का एग्ज़ाम दे लो, UP PCS का एग्ज़ाम दे लो, या UPSC का एग्ज़ाम दे लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे लो, RRB NTPC SSC किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, जीके के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं हम। 26 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है। मतलब यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, ये हमसे बात कर रहा है। जो तुर्की देश है ना, तुर्की, इसे यूरोप का रोगी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। यानी ये पावर्स ऑफ द माइंड जो है, यानी दिमाग की ताकत, ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है, ये हमें बताना है। तो विंग्स ऑफ फायर जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, इनकी आत्मकथा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट के आविष्कार की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1900 में खोज की थी, 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो साहित्य में दिया जाता, चिकित्सा में दिया जाता, भौतिकी में दिया जाता, खेल में नहीं दिया जाता, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसलिए खेल को कला शब्द से रिलेट कर लें तब तो मिल सकता है, नहीं तो खेल शब्द यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खेल में पुरस्कार नहीं दिया जाता। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे ये पूछा है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रखा है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भैया ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1929 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में कह रखा है कि
इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या रखा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे एस राधा कृष्णन। ठीक है ना, एस का मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन इनका नाम था। नई दिल्ली में नई दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मतलब दूरदर्शन केंद्र जो है इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। हमें ये बताना कौन सी सन में की गई थी, कौन से साल में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1959 में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में कह रखा है कि भारत में प्रथम महिला डाकघर की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत में प्रथम महिला डाकघर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 में हमें ये बताना है, तो नई दिल्ली में ही की गई थी। और विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश भी आपका भारत ही है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो इनका नाम था गणेश मावलंकर यानी जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या रखा है? प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी सुष्मिता सेन। ठीक है, ये अभिनेत्री हैं, एक्टर हैं। इनकी फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैंने देखी है बहुत बार, अच्छी लगती है, गोविंदा की। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या रखा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? मतलब ऐसी कौन सी पहली महिला थी जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री निम्न में से कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे ये हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कल्पना चावला थी। ठीक है, लेकिन जब इनका अंतरिक्ष से इनका जो यान था वो लौट रहा था वापस, तो पृथ्वी पर आने से पहले ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में कह रखा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो इस समय वर्तमान में है 2024 में, ये आदिवासी प्रथम महिला है द्रौपदी मुर्मू। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो कवरत्ती है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में कह रखा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है आपके, और उसका नाम है बुलर झील। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 में कह रखा है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात राज्य है। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, यानी आपको ये बताना क्वेश्चन नंबर 48 में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा राज्य के पुरी में पड़ता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में स्थित है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये है आपका शिमला में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर में है। ठीक है, देखो 14 मिनट हुए, पूरे पूरे 14 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन खत्म कर लिए। बताइए इतनी तेज इतनी सुपर फास्ट स्पीड आपको और कहाँ मिल जाएगी? 50 क्वेश्चन मात्र 13 मिनट में आपके खत्म हो गए, 13-14 मिनट में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काशी विद्यापीठ यानी वाराणसी की स्थापना किसने की थी? यानी जो काशी विद्यापीठ है वाराणसी, इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे ये पूछा गया है। तो शिव प्रसाद गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यदि मैं बात करूं सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है।
और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो 53 में ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो राजस्थान का सफ़ेद शहर जिस शहर को कहा जाता है उसका नाम है आपका उदयपुर। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो भैया कालिदास की ये पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55वें क्वेश्चन में क्या कहा है ये हमें बताना है। 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी। मतलब ये जो वंदे मातरम पत्रिका है इसकी स्थापना भारत में किसने की थी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की थी। 55 का सी आंसर हो जाएगा। 56 की अगर मैं बात करूं तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। कबीरदास। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था भैया आपका वो हुआ था कासगंज में, कासगंज के पटियाली शहर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की यदि मैं बात करूं तो वो है भारत रत्न। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें क्या रखा है, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विजेता कौन थे। मतलब भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विजेता की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीवी रमन थे। ये एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भैया भारत में यदि हम बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्र यानी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी इन सबको किया गया था। यानी सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित ये 3 व्यक्ति हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें 61 की, तो 61 में कह रखा है हमसे कि ये बताइए इनमें से किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 61 की यदि मैं बात करूं तो ये मोरारजी देसाई जो है ना इन्हें भारत रत्न पुरस्कार यानी मरणोपरांत नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया, भूपेन हजारिका, विनोबा भावे और एमजी रामचंद्रन को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में कह रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो ये भैया आपका बैंकिंग क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका संबंध बैंकिंग से है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस से संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार का संबंध बताना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें क्या रखा है, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो ये आपका दुग्ध उत्पाद और सहकारिता को बढ़ावा देने से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 में क्या रखा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें तो थल सेना का जो मुख्यालय है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली में है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 68 में हमें ये बताना है। तो वायुसेना का जो मुख्यालय है वो भी आपका नई दिल्ली में है। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 69, 70 और 71 तीनों को एक साथ निपटा लेते हैं। 69 में कह रखा किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
वायुसेना का सर्वोच्च पद क्या है? मतलब जो वायुसेना होती है उसका सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है कमांडर। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल सेना का सर्वोच्च पद क्या है ये हमें बताना है, तो जल सेना का सर्वोच्च पद होता है एडमिरल। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में कह रखा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए संस्थान कहाँ है? तो एनडीए संस्थान की यदि मैं बात करूं तो ये आपका खड़गवासला में है। आप बताएंगे खड़गवासला कहाँ पर है? खड़गवासला बताइए कौन से राज्य में किस जिले में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? यानी एयर फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में पड़ता है। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भैया असम राइफल्स की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1835 में हुई थी। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की यदि मैं बात करूं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रखा है कि रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश के प्रसिद्ध राजनीतिक दल है? रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टी ये किस देश की है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 77 में। तो ये जो अमेरिका है यहाँ की है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि मेपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? मेपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये आपकी कनाडा की हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं, सॉरी मुद्रा नहीं है, चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ये मैंने मुद्रा बोल दिया था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में कह रखा है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 80 मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 की यदि मैं बात करूं तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। डूरंड रेखा भारत तथा किस देश के मध्य स्थित है? तो देखिए डूरंड रेखा की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 82 की, तो डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन पहले ये जो थी डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच थी, लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिप रेखा की यदि मैं बात करूं तो रेड क्लिप रेखा भारत और किस देश के मध्य है? तो रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि 1947 को बनी थी जब देश का बंटवारा हुआ था, तब की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 84, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? मतलब यदि 84 की मैं बात करूं तो जो आपका देश है यूएसए, इसकी संसद का नाम है कांग्रेस। भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को क्या कहते हैं? जो भारत सरकार है उसकी किसी विशेष विषय पर जो रिपोर्ट आती है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसे कहा जाता है व्हाइट पेपर। और ये राष्ट्रीय पेपर भी है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। इसमें कह रखा है मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो भैया मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम है। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? भाई भारत का प्रमुख सरकारी दस्तावेज व्हाइट पेपर हो गया, लेकिन अब पूछ रहा है येलो बुक। येलो बुक की यदि मैं बात करूं तो ये आपका फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88, 89, 90 इन्हें सबको एक साथ हम निपटा लेते हैं। 88 में कह रखा है कि प्रसिद्ध व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक निवास स्थान है? तो जो व्हाइट हाउस है ना ये राष्ट्रपति का निवास स्थान है, और किस देश का है ये हमें बताना है। तो जो यूएसए है इस देश का है। साबाक निम्न में से किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है?
तो सावाक संस्था की यदि मैं बात करूं तो ईरान देश की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है सावाक। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है आपका बांग्लादेश, जो कि 4,096 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93, इन्हें एक साथ देख लेते हैं हम। ठीक है, 91 में हमसे कह रखा है क्या कि भारत यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या रखा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 93 की हम बात करें तो इसमें क्या रखा है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे कह रखा है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? I2U2 ग्रुप से संबंधित देश कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत, इजराइल और यूएई और यूएस। ठीक है ना, I2U2। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि भारत यानी भारतीय कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, तो भारत और कारगिल स्मृति दिवस की यदि हम बात करें तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे ये कह रखा है इसमें कि सूची का मिलान करना भैया, इधर दिया है दिवस और इधर घटना या अवसर, ये हमें मिलान करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम मिलान। क्वेश्चन नंबर आपका 97, ध्यान दीजिए इधर। देखिए 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, यानी ये हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं 22 मई की। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देख लो, पहले का दूसरा और यानी ए का दूसरा और बी का चौथा किस में है? ए का दूसरा और बी का चौथा, ये रखे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब यदि हम बात करें 29 जुलाई को तो भैया विश्व 29 जुलाई की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इस ऑप्शन नंबर ए। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 98, 99 और 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या रखा है हमसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करें भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी भूदान आंदोलन किसने चलाया था, ये हमें बताना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे कह रखा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम थोड़े से अर्थशास्त्र के क्वेश्चन जान लेते हैं, अर्थशास्त्र के वह क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बाद में शेयर कर देना अपने यार दोस्तों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में शिक्षा शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो वो तृतीयक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कह रखा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम बताओ। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा है, तो तृतीयक क्षेत्र है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो केंद्र सरकार के जो विकास व्यय में शामिल नहीं है वह है रक्षा व्यय। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है, तो सकल घरेलू जो उत्पाद है, सकल घरेलू जो प्रसन्नता है, इसकी अवधारणा जो विकसित की गई थी, क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 5 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भूटान से। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली प्रथम संस्था कौन थी? यानी भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो कौन है, ये हमें बताना है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जैसे इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रखा है 9 में? 9 में कह रखा है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? मतलब ये 4 विचार दे रखे हैं और कौन सा महात्मा गांधी का नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो मशीनरी और नवीनीकरण तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का विचार नहीं है, बाकी महात्मा गांधी के विचार हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, ये हमें बताना है। तो वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। दोस्तों 100 क्वेश्चन अभी पीछे कराए हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अर्थशास्त्र को हर कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करता, सोच लेता है छोटा विषय 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देखो किस तरह के क्वेश्चन ये हैं, पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो श्री विनय कोहली थे। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, और जो कि 2000 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014-15 में योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना दिया था। आयुष्मान योजना कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 तो 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान योजना प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 13 में कह रखा है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की यदि हम बात करें तो ये 2019 में शुरू हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। इसमें कह रखा है कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना कौशल भारत अभियान के बारे में। तो देखिए यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी, ये सही है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं की सूचना तकनीकी में प्रकाशित करना, नहीं ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो केवल पहला वाला सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में कह रखा है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है ना, किस मंत्रालय के अधीन है? तो अटल मिशन की यदि हम बात करें तो ये आवास और शहरी मामले के अधीन है। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भैया अटल पेंशन योजना की यदि मैं बात करूं तो ये 2015 में शुरू की गई थी। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क की यदि हम बात करें तो ये आपका होता है जेवर के लिए, जो सोना चांदी होते हैं ना उन पर हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। 18 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? यानी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पंजाब। दूसरे नंबर पर था अपना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो सिडबी जो है
ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो इसमें ये कह रखा है कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में कह रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में और अधिनियम था 1934 का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में क्या कह रखा है ये हमें जानना है। 22 में हमसे कह रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी ये एसबीआई है, ये आरबीआई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमसे पूछ रहा है तो 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा था? मतलब गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो था वो था आपका ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की हम बात करें तो 25 में कह रखा है इन्होंने कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में बैंकिंग लोकपाल की यदि हम बात करें तो ये शिकायत से संबंधित था। मतलब ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह से स्वीकार करना व्याप्तिकारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार जो प्राप्त है वो किसका है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 26 में। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होने हैं ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में। तो वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर के होते हैं यानी रिजर्व बैंक के। आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में ये कह रखा हमसे कि 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब जो 100 का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये बताना है। तो भैया 100 के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। बस 1 के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के। वित्त मंत्री भी आ जाता है कभी कभी। वित्त सचिव को वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 29 में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एश मनी, डी आंसर। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था की यदि हम बात करें तो वो है आपकी नाबार्ड, यानी जो कृषि व ग्रामीण बैंक होती है उसको नाबार्ड बोलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की यदि हम बात करें तो 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सिडबी की स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये जारी की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि अच्छा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं, हाँ यही 2002 ही ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसमें कह रखा भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक के मुख्यालय की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 आ जाओ, 35, 36 और 37। ठीक है। ये कह रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय क्वेश्चन नंबर 35 तो ये हो जाएगा मुंबई में।
बैंक दर का अर्थ क्या है? तो भैया बैंक दर का अर्थ होता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 और 38 दोनों एक साथ निपटा देते हैं। 37 में कह रखा है कि संपत्ति बाजार में रियल इस्टेट किसे कहा जाता है? जो संपत्ति बाजार होता है इसमें जो रियल इस्टेट कहा जाता है वो भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रखा है गलत को पहचानो, मतलब कौन सा गलत है ये हमें पहचानना है। सिक्योरिटी पेपर होशंगाबाद कारखाना ये सही है, करेंसी नोट नागपुर ये ही गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है वुल व बियर का संबंध वाणिज्य के किस पहलू से है? वुल और बियर के संबंध की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेयर बाजार से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था, मतलब हमें सन बतानी है, तो 2017 सही रहेगा क्या? 1 जुलाई 2017 यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रखा है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 41 में, तो जो जीएसटी कर है भारत के राष्ट्रपति ने इसे जो सहमति दी थी वो 12 अप्रैल 2017 को दी थी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में हमसे कह रखा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, यानी ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध क्रांति निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता ये नहीं है, बाकी सब यानी विशेषता भारतीय फसलों की, कृषि की। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें तो 44 में कह रखा है कि क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया, यानी हमें ये बताना है जो कौन सी क्रांति है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दूध कैसा होता है? सफ़ेद, तो श्वेत क्रांति। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, मतलब जो मील का पत्थर की हम बात कर रहे हैं एक विकल्प शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। अब वो कौन सा शामिल नहीं है यही हमें ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूं तो अंतरिक्ष शोध पर राष्ट्रीय मिशन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 में कह रखा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करनाल, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। 47 में ये कह रहा था कि कौन सी खरीफ की फसल है? तो कपास की यदि हम बात करें तो ये खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर जो 48 है नाबार्ड NABARD नाबार्ड का विस्तृत रूप, तो देखिए ये ग्रामीण बैंक है नाबार्ड, ठीक है ना। इसका विस्तृत रूप यानी नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 की, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना। 49 में कह रखा निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 50 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? मतलब क्वेश्चन नंबर 50 में ये कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी ए वेकर टू एवरी इंडियन ये सही है, ये गलत है भैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रखा निम्नलिखित में मिलान
में सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो उद्योग और इधर है स्थापना स्थल, मतलब उर्वरकों की स्थापना तमिलनाडु में हुई, ये ठीक है। सीमेंट की चेन्नई में हुई, ये ठीक है। सूती वस्त्र की उत्तर प्रदेश में, ये ही गलत है और हमें गलत ही छांटना था। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रखा भारत का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो भारत का पहला वस्त्र पार्क आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो 53 में हमसे पूछ रखा है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है, तो गरीबी को मापने वाली क्वेश्चन नंबर 53 यानी ये हो गया आर्थिक रेखा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, तो भैया ये की गई हैं ऑप्शन नंबर सी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी के द्वारा। ठीक है ना, और देखो तेल के वही तो है मथुरा डिगबोई में कुएं। आगे क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रखा है कि सही मिलान नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, क्वेश्चन नंबर 55 में ये कह रहा है जैसे अलीगढ़ किसके लिए मतलब सही मिलान नहीं है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो कांचीपुरम रेशम के लिए, लुधियाना भारी मशीनरी के लिए, सूरत स्वर्ण वस्तु सोना के लिए और पीतल के सामान के लिए। अलीगढ़ ये नहीं है, पीतल के ताले नहीं है बल्कि तालों के लिए पीतल है, पीतल के नहीं है, ये ही गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रखा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये भैया आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो स्थित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रखा है क्या के भारत में निर्धरता निर्भरता भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 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 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षा अधिक है, इसलिए निर्भरता उत्पादन अनुपात घट रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, इसमें क्या रखा है रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है, मतलब रोजगार के अवसरों में कमी आई है, इसकी सबसे सही व्याख्या कौन सी है ये बताना हमें। तो यह है श्रमिक जितना कमाने में सक्षम है उतना उससे कम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 59 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 में 60 क्वेश्चन नंबर 60, 61 और 62 तीनों को ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें कह रखा है कि निम्न में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, मतलब ये जो लॉरेंज वक्र है इसके द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है आय की विषमता। भारत का पहला वैश्विक आर्थिक क्षेत्र यानी सीज कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थापित किया गया है वो आपका कांडला में किया गया, और कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, भारत में आयात की जाने वाली शीर्ष वस्तु कौन सी है, मतलब भारत सबसे ज़्यादा किस वस्तु का आयात करता है अपने देश में, यह हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कच्चा तेल और पेट्रोलियम। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम बात करना क्वेश्चन नंबर 63 की, यानी भारत का पहला म्यूचुअल फंड यानी भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो वो है यूटीआई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रखा है जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़ जाती है तथा बेरोजगारी दर बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो भैया ऐसी स्थिति को कहा जाता है आपका स्टेगफ्लेशन। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, इसमें कह रखा है कि आईएफएससी का पूरा नाम बताओ क्या है, आईएफएससी का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, इसमें कह रखा है आईएफएससी कोड सामान्यतः कितने अंकों का होता है, यानी ये बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आईएफएससी कोड की यदि मैं बात करूं तो इसके जो अंक होते हैं वो होते हैं 11। नहीं पता तो अपने बैंक की पासबुक उठा कर देख लो, उसमें पता लग जाएगा। NEFT, ठीक है, नेफ्ट का विस्तृत रूप बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछ रखा है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ये ट्रांसफर। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या रखा है जब किसी चेक के ऊपर प्राय बाईं और दो समांतर रेखाएं बना दी जाती हैं तो इस चेक को क्या कहते हैं,
तो भैया इस चेक को कहते हैं आपका रेखांकित चेक। ऑप्शन नंबर वी 68 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूं तो 69, 70 और एक आ गया आपका 71। ठीक है, तो चलिए पहले 69 की बात कर लेते हैं। यदि किसी चेक का आहारकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं? तो भैया ऐसे चेक को कहते हैं उत्तर दिनांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71, इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा और 71 का क्या होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें आपके प्यार की आवश्यकता है। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ठीक है, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह VPS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जिस परीक्षा में जीके पूछा जाएगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी रामबाण वीडियो है। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।